मोहतरम स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने अर्थक्वेक इन वॉल्कानो के बारे में लर्न किया और आज हम लर्न करेंगे सुनामी के बारे में। सुनामी जो सी होता है उसमें बहुत बड़े बड़े वेव्स आते हैं। बड़े बड़े वेव्स मतलब उसकी जो हाइट एंड वेट होती है ना, वो आप इमेजिनेट नहीं करोगे इतने बड़े। और वैसे वो सारी जगहों पे फैल जाती है और वो अर्थ में वॉल्केनो इरप्ट होता है उसकी वजह से। और दूसरा कि समंदर में अर्थक्वेक आता है, ये पानी में अर्थक्वेक जब आता है तो ये सारी सिचुएशन सुनामी होती है वो क्रिएट होती है और वो बहुत ही नुकसानकारक होती है, क्योंकि वहाँ पे आजू बाजू में जो सारे कोस्टल एरिया होते हैं ना, वहाँ पे सब तहस नहस हो जाते हैं, क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची बड़ी लहरें आएगी, इतनी स्पीड से आएगी, तो वहाँ पे कोई बच नहीं पाता है। पैराग्राफ से देखेंगे, ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर हाई ओशनिक वेव्स आर क्रिएटेड, यानी कि जो ज्वालामुखी विस्फोटक की वजह से और जो समुद्र की लहरों में जो अर्थक्वेक आता है, समुद्र में जो अर्थक्वेक आता है उससे हाई ओशनिक वेव्स, जो समुद्र के बड़े बड़े जो मोजे आते हैं, जो वेव्स आते हैं, वो क्रिएट होते हैं। दे आर नोन एज सुनामी, उसको हम बोलेंगे सुनामी। ये है आपकी सुनामी की डेफिनेशन। दे आर हाई एंड हैव अन इमेजिनेबल लेंथ, वो बहुत ही ऊंची होती है लहरें, और उसकी जो लेंथ होती है ना, वो तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। वो बहुत विस्तारों तक फैली जाती है और वो हाइट में आसमान की ओर, अपर साइड की ओर बहुत हाइट में वो ऊंची जाती है। यहाँ पे आप सुनामी की फोटो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अभी देखो यहाँ पे रोड है, तो अभी समंदर के इतनी नज़दीक नज़दीक तो ये रोड नहीं होगा ना, बहुत दूर होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो ये घर डूब गए हैं, कितनी वेव्स, कितने फोर्स से पानी आ रहा है, कितना सारा पानी। अभी देखो यहाँ पे हम भाग नहीं सकते, हम अपने आप को किसी तरीके से बचा ही नहीं सकते सुनामी जब होती है तब। देखिए यहाँ पे आप उसकी लहरें देख सकते हो। सीन ऑफ ओशनिक वेव्स ऑफ सुनामी, ओशनिक वेव्स जो होते हैं सुनामी में, उसका ये पूरा सीन है, बहुत ही डेंजरस। अभी यहाँ से जब पानी आता है ना, तो अपने आप कोस्ट में पीछे, कोस्टल एरिया से पीछे चला भी जाता है, लेकिन ये सब तहस नहस हो जाते हैं, सब पानी के साथ चला जाता है, ठीक है। देयर लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 700 to 1600 किलोमीटर। अभी उनकी ऊंचाई जो होती है ना, लंबाई जो होती है ना, वो लगभग 700 से 1600 किलोमीटर तक वो लंबी होती है। 700 से 1600 किलोमीटर मतलब जो ओशियनिक एरिया होता है ना पूरा, उससे नज़दीक में 700 से 1600 किलोमीटर, 700 to 1600 किलोमीटर तक जो कोई भी एरिया होगा ना, वो गया पानी में, पानी के साथ वो चला जाता है, बह जाता है, वहाँ तक ये सुनामी की इफेक्ट हो जाती है। दिस वेव्स ट्रैवल विथ अ ग्रेट स्पीड एंड फोर्स, अभी बहुत स्पीड के साथ और बहुत फोर्स के साथ ही आगे बढ़ती है। ये जो वेव्स होती है ना, बहुत स्पीड के साथ और फोर्स के साथ आगे बढ़ती है। बाय द टाइम दे रीच द कोस्ट, अभी धीरे धीरे टाइम जाता है तो वो अपने आप कोस्ट पे आ जाती है, अपनी जगह पे आ जाती है। दे अटेन ग्रेट हाई एंड पावर which causes a great deal of destruction in the coastal regions. It was a witness on 11th March 2011 in Japan. अभी क्या होता है कि इसकी वजह से ना बहुत डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता है। अभी आप इमेजिन कर ही सकते हो, ये पिक्चर आपने देखा होगा, उसके बाद इसकी इन्फॉर्मेशन से आप देख ही सकते हो कि जो कोस्टल एरिया होता है, कोस्टल एरिया मतलब समंदर के नज़दीक वाला एरिया, तो उसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में जानहानि मानहानि होती है, और साथ ही साथ ये बहुत हाइट और पावर के साथ आगे बढ़ती है, ठीक है। वहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा से स्पीड के साथ पवन आता है, हवा आती है, जैसे साइक्लोन जैसा फील हो जाता है उस वक्त, और साथ ही साथ पानी आता है। और 11 मार्च 2011 जापान में सुनामी आई थी, उसकी फ़ोटो आप नेट पे, उसकी वीडियो यूट्यूब पे होगी, न्यूज़ चैनल की वीडियो होगी उसकी, आप उसमें देख सकते हो। अगर आपने अभी तक सुनामी कभी देखी ना हो न्यूज़ में कभी कहीं पे भी, तो आप ये जापान में जो 11 मार्च 2011 में जापान में आई थी, उसके बारे में आप देख के इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रिंग वाइंस ऑल्सो क्रिएटेड एंड बिग एंड स्ट्रॉन्ग वेव्स, क्या होता है कि बहुत तेज और प्रचंड हवाएं भी बड़ी और मजबूत लहरें पैदा करती है। वंस स्टॉर्म गेट्स ओवर दिस वेव्स बिकम टॉल विथ हाई वेवलेंथ विच कैन ट्रैवल ग्रेट डिस्टेंस, यानी कि एक बार एक बड़ा जो वेव्स आ जाता है ना, तो बहुत ही स्पीड के साथ वो आगे बढ़ जाता है, वो बहुत लेंथ क्रॉस कर जाता है, बहुत ही एरिया वो क्रॉस कर जाता है। एक बार सुनामी की लहरें समंदर में उठ जाती है ना,
तो वो मतलब वापस नहीं आ सकती, वो आगे ही बढ़ती जाती है और बहुत हाइट्स तक, बहुत लेंथ्स तक वो आगे बढ़ती जाती है. Such wave causes a great deal of destruction in the coastal regions, hence they are known as the destructive waves. At time, rock falls, ice falls, and underwater landslides or slumps can generate displacement of water to create a tsunami. अभी ऐसे जो लहरी होते हैं ना, वो तटीय क्षेत्रों में विनाश का एक बड़ा कारण बन जाती है और इसलिए उनको विनाशकारी लहरें के रूप से भी जाना जाता है. और कई बार जो पत्थर होते हैं, जो लैंडस्लाइड होती है, खड़क होते हैं, उसके बाद आइस की जो स्लाइड होती है, रॉक फॉल्स, आइस फ्लोस, अंडर वाटर लैंडस्लाइड, ये सारी चीज़ें होती है ना, वो भी पानी में विस्थापन उत्पन्न करती है, पानी में भूकंप उत्पन्न करती है और उसकी वजह से भी सुनामी हो जाती है. इसलिए नहीं कि जो वॉल्केनो की वजह से, लेकिन पानी में भी बहुत बड़ी बड़ी लैंडस्लाइड होती है. उसके बाद रॉक फॉल्स, आइस फॉल्स, अंडर वाटर लैंडस्लाइड होती है, उसकी वजह से भी सुनामी क्रिएट हो सकती है. अभी नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे थिंक के हमें कुछ क्वेश्चंस दिए है. इफ़ योर हाउस इज नियर द सी शोर एंड द गवर्नमेंट वांट्स यू अबाउट सुनामी दैट व्हाट विल यू डू फॉर योर प्रोटेक्शन. यानी कि अगर आपका घर दरिया के एकदम समंदर के एकदम नज़दीक है और गवर्नमेंट ने आपको, सरकार ने आपको सूचित किया है कि अपने आप को बचाने के लिए आप सिक्योर रहो, तो आप अपने आप को बचाने के लिए क्या प्रोटेक्शन के लिए एक्शन लोगे. तो पहले तो हमें वो एरिया से दूर चले जाना है, क्योंकि सुनामी का तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कि घर में रहेंगे तो हमें सुनामी नहीं आएगी, घर में पानी नहीं आता है, ऐसा तो कोई है नहीं. पानी हर जगह पे घुस जाता है, तो हमें वो जगह से एकदम दूर चले जाना है. प्लस जितने समय तक वो अलर्ट होता है, सुनामी की होने की चांसेस होते हैं, तो उस उतने समय तक हमें या तो हम जल्दी से जल्दी कोई अच्छी जगह पे जा सके तो वहाँ पे चला जाना है, उससे दूर. अदरवाइज़ कभी बाहर नहीं निकलना है. और समंदर के पास भी कभी घूमने, उसको देखने कि चलो भाई हम उसकी लहरें देखने जाना है, वो नज़ारा कैसा होगा, तो वो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए. उसके बाद यहाँ पे फ्लड यानी कि बाढ़. अभी बाढ़ की पिक्चर यहाँ पे दी है. सीन ऑफ डिस्ट्रक्शन ड्यू टू फ्लड. अभी बाढ़ की वजह से क्या हुआ है कि देखो पानी इतना आ गया. यहाँ पे एक भैया छत के नीचे यहाँ पे बैठ के देख रहे कि आधे आधे तक पानी आ गए, लोग डूबने लगे, सबके घर में पानी घुस गया है. वो साथ में सामान लेके कहीं ऊंचाई वाली जगह पे जाने के लिए निकल गए. यहाँ पे देखो इतनी बाढ़ आ गई है कि भगवान की मूर्ति भी पूरी डूब गई. यानी कि जब बाढ़ सुनामी की तरह ही होती है बाढ़, लेकिन सुनामी जो होती है ना वो समंदर में आती है, लेकिन बाढ़ जो होती है ना वो उस सुनामी की टाइप की नहीं होती है. उसमें धीरे धीरे करके पानी आता है. जब ज़्यादा बारिश होती है, उसके बाद कोई रिवर, कोई डैम ओवरफ्लो हो जाता है, उसके बाद कोई रिवर के ऊपर या तो फिर डैम बनाया होता है ना, वो टूट जाता है, तो इतना पानी आता है. ज़्यादा बारिश हो जाती है तब इतना पानी आता है. ठीक है, तो अभी हम लर्न करेंगे बाढ़ के बारे में, फ्लड के बारे में. द फ्लो ऑफ एक्सिस ऑफ वाटर इन अ रिवर इज कॉल्ड फ्लड. यानी कि जो पानी का बहाव है वो बढ़ जाता है ना, ठीक है, नदियों में पानी का प्रमाण बढ़ जाता है, बहाव बढ़ जाता है, तो वो क्या होता है, उससे बाढ़ आती है. फ्लड अकर्स ड्यू टू टू रीजन्स. हैवी रेन इन द अपर कोर्सेज ऑफ रिवर. ज़्यादा बारिश होती है तब. एंड इफ अ डैम और रिवर ब्रेक्स फ्लड अकर्स. अभी डैम टूट जाता है, नदियों के ऊपर जो प्रोटेक्शन, पानी स्टोर करने के लिए जो हमने कुछ बनाया होता है, डैम होता है, वो टूट जाता है, तो उसका पानी पूरा शहर में आ जाता है. इन द लो लेइंग एरियाज ऑन अ रिवर बैंक. अभी नदियों के किनारे जहाँ पे होता है, जो जगह होती है, वहाँ पे भी बाढ़ आ जाती है. ठीक है, हमारे यहाँ पे हम ज़्यादा बारिश होती है ना तो न्यूज़ में देखते हैं कि ये डैम की सपाटी यहाँ तक पहुँची है, इतना क्यूसेक पानी इस डैम में से छोड़ा गया है, इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. उसके बाद जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो हमें ऐसा अलर्ट किया जाता है कि आप अपने घर में आपकी जो बेसिक नीड्स है वो अपने घर में रखो. कभी भी पानी ज़्यादा छोड़ा जाता है तो सिटी में बस शहर में पानी आ सकता है, क्योंकि अगर डैम ओवरफ्लो हो जाएगा तो डैम की कैपेसिटी तब वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, तो डैम टूट सकता है और पूरा शहर पानी पानी होता है. और उसमें पानी छोड़ते हैं तो उसके नज़दीक वाले एरिया में पानी आ जाता है. तो उस समय हमें कहीं पे भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर में रहना चाहिए, क्योंकि घर में रहेंगे तो प्रोटेक्ट रहेंगे. उसके बाद जो लोअर एरिया में रहते हैं ना, जहाँ पे गड्ढे वाली जगह है, जहाँ पे पानी आने के चांसेस ज़्यादा है, तो उसको कोई हाइट वाली जगह पे चला जाना चाहिए. ओके, अभी थिंग्स टू नो में हमें कुछ दिया है. नेम ऑफ द रिवर फ्लड अफेक्टेड एरिया इन द ईयर. अभी कौन सी नदी में बाढ़ आई थी, कौन सी जगह पे आई थी और कौन से ईयर में आई थी, ये टेबल है यहाँ पे.
गंगा और यमुना नदी की बाढ़ है नॉर्थ इंडिया में 1978 के ईयर में। मच्छू, ओके, मोरबी में 1979। मच्छू मच्छू जो ये है वो मच्छू डैम का नाम है, मोरबी में आया है वो। और मच्छू एक रिवर का भी नेम है, उसके ऊपर ऊपर तो अभी मच्छू डैम है, लेकिन जो 1979 का समय था उस वक्त वहाँ पे बहुत सारी बाढ़ आई थी। उसके बाद एक तापी जो कि हमारे सूरत में 2006 में आई थी। कोशी बिहार में 2008 में आई थी। ओके, ये था बाढ़ का पोर्शन। अभी हम लर्न करेंगे फैमिन, ठीक है, यानी कि सूखा, बारिश की कमी होना। अभी हमने लर्न किया कि बारिश ज़्यादा होती है तो बाढ़ आती है, लेकिन बारिश होती नहीं है, पानी नहीं होता है तो क्या होता है, सूखा हो जाता है सब जगहों पे। सीन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फैमिन, ये ज़मीन जो होती है ना वो एकदम सूख जाती है, अंदर अंदर तक कहीं पे भी पानी नहीं होता है, और ज़्यादा डेजर्ट एरिया में ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती है। अभी ये सूखा क्यों होता है, तो स्कैंटी रेनफॉल लीड्स टू द ड्राइंग अप द ग्राउंड वाटर एंड शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर। अभी यानी कि बारिश जब बहुत कम होती है ना, तो ज़मीन में जो ग्राउंड वाटर होता है ना वो एकदम सूख जाता है। ज़मीन में जो पानी होता है ना, कम वर्षा के कारण भूजल जो होता है वो सूख जाता है, उससे खाने की और पीने की कमी हो जाती है। दिस कंडीशन इज नोन एज अ फैमिन, इसको अकाल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फैमिन, सूखा, अदरवाइज अकाल। ये है फैमिन की डेफिनेशन। ओके, द कंडीशन ऑफ फैमिन अकर्स इन द केस ऑफ स्कैंटी रेनफॉल और नो रेनफॉल फॉर 2 to 3 years सक्सेसिवली। अभी 2 से 3 साल तक कंटिन्यूसली जब बारिश नहीं होती है ना, तभी अकाल की स्थिति आती है। चलो 1 साल तक बारिश नहीं हुई तो हमने अभी तक रिवर में, लेक में, डैम में अब तक ये जो वाटर अपने जो स्टोर करके रखा है वो उसको हम यूज़ कर सकते हैं, उससे फार्मिंग कर सकते हैं, हाउस होल्डिंग वर्क्स के लिए, पीने के लिए उसको यूज़ कर। लेकिन 2 से 3 साल तक बारिश नहीं होगी तो हमने जो स्टोर किया है वो भी पानी कभी ना कभी ख़त्म होने ही वाला है, तो अकाल हो जाएगा। द पॉसिबिलिटी ऑफ फैमिन इज लेस इफ़ वी प्लांट मोर ट्रीज। अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटिंग करेंगे, ट्रीज़ को उगाएंगे, तो ये जो फैमिन होता है ना उसकी पॉसिबिलिटीज़ कम होती है। क्योंकि बारिश कम क्यों होती है, कि हमारे आजू बाजू में ट्रीज़ ज़्यादा नहीं होते, ट्रीज़ की कमी होती है, उसकी वजह से बारिश कम होती है। ट्रीज़ होंगे तो भी बारिश होंगी, ठीक है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटिंग करने की कोशिश करनी है। अभी हम लर्न करेंगे साइक्लोन। साइक्लोन यानी कि चक्रवात, ठीक है। चक्रवात यानी कि सिंपल वर्ड्स में उसका मीनिंग होता है तूफान। जब हवा आती है तब वो हवा स्पीड के साथ आ जाने लगती है, ठीक है, तो वो हो जाता है तूफान। द सिंपल मीनिंग ऑफ साइक्लोन इज एयर विच ब्लोज एट अ ग्रेट स्पीड। अभी यहाँ पे साइक्लोन का मीनिंग दिया है कि साइक्लोन का सिंपल मीनिंग क्या होता है, कि एक सरल अर्थ है हवा जो एक बड़ी गति के साथ उड़ती है। इट कैन बी कॉल्ड अ स्टॉर्म और विरवाइंड, यानी कि उसको तूफान या बवंडर भी कहा जाता है। द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस साइक्लोन एवरी ईयर, यानी कि जो हमारे यहाँ पे समंदर के नज़दीक वाले एरिया है, तटीय क्षेत्र है जो भारत के, वो सारे हर साल चक्रवात का अनुभव करते हैं। द वेस्टर्न कोस्ट स्पेशली एक्सपीरियंसिस इट एवरी ईयर। अभी जो पूर्वी तट के विस्तार है ना वहाँ पे तो हर साल में ज़्यादा ये सारे लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा चक्रवात का अनुभव करते हैं। The adjacent region also feel the effects of cyclones when it is its highest intensity। अभी जैसे अर्थक्वेक होता है ना, उसकी तीव्रता ज़्यादा होती है तो उसके आजू बाजू में इफेक्ट ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे भी जो चक्रवात होता है ना उसकी तीव्रता अगर ज़्यादा होती है ना, तो समंदर के आसपास के क्षेत्रों में तो उसकी असर होती है, लेकिन उससे भी आगे एरिया में उसकी इफेक्ट होती है। However, this winds affects a limited area for a limited period of a time only। अभी ये जो तूफान होता है ना वो कुछ लिमिटेड एरिया में अफेक्ट करता है और लिमिटेड टाइम के लिए होता है। अगर हमें तूफान आने वाला है, इसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाए, हम अलर्ट हो जाए, तो हम अपनी जान बचा सकते हैं और इसमें ज़्यादा कुछ हानि नहीं होती है। हाँ, कुछ ट्रीज़ होते हैं वो टूट जाते हैं, लोगों के घर जो एकदम वीक होते हैं वो टूट जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये वुड सारे गिर गए, ट्रीज नीचे गिर के टूट गए। अभी यहाँ पे आप अपनी बुक में देख सकते हो पेज नंबर 27 पे, सीन ऑफ साइक्लोन। यहाँ पे देखो लोगों के जो पुराने घर होते लकड़ों के, उसके बाद ये स्पीड में पवन आ रहा है, तो देखो ट्रीज़ की सिचुएशन क्या है एक्चुअली में, ठीक है। तो इस तरीके से साइक्लोन होता है। अभी नेक्स्ट पेज जो है पेज नंबर 28, यहाँ पे हमें थिंक में कुछ दिया है। हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन इफ़
द वार्निंग ऑफ साइक्लोन इज़ गिवन। अभी आपको साइक्लोन आने वाला है, चक्रवात यानी कि सुनामी आने वाली है, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, आपकी क्या एक्शन होगी। तो पहले तो शायद कहीं आप कहीं बाहर नहीं जाओगे, प्लस अपने आप को सेफ रखोगे, अपने आजू बाजू में ट्रीज़ है, टावर्स है, तो उससे आपको दूर रहना है। ठीक है, बहुत हाइट वाली जगहों पे भी नहीं रहना चाहिए, अपने घर में एकदम सुरक्षित रहना चाहिए। उसके साथ ही साथ अपने घर में अपना ज़रूरी सामान है वो स्टोर करके रखना चाहिए। अपने जो व्हीकल्स होते, हमारे पास कुछ पेट्स होते हैं, जैसे गांव में होते बफेलोज काउस, उनके जो कैटल रियर्स होते हैं ना वो लोग, तो उनको भी अपने सारे जो मवेशी होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर भी कभी ना ट्री गिर जाए या तो फिर टावर गिर जाए, क्योंकि इसमें साइक्लोन में ऐसे चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से आप प्रोटेक्शन ले सकते हो और दूसरों को भी आप हेल्प कर सकते हो। अभी यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर की पिक्चर आपको यहाँ पे दी है। जंगलों में जो आग लगती है वो, भी जंगलों में तो कोई रहता नहीं है, कुछ होता नहीं है, तो वहाँ पे आग कैसे लग सकती है। तो जंगलों की जो सूखी डालियाँ होती है, सूखी टहनियाँ होती है, वो एक दूसरे के साथ घर्षण में आती है ना, तो उससे वहाँ पे आग लगती है। अभी आग एक बार लग गई तो वहाँ पे तो बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, और वुड में तो आग ऐसे फैल जाती है, तो वहाँ पे तो कोई उसको ठीक करने जाने भी नहीं वाला है। तो इसी तरीके से वो आग धीरे 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 बढ़ने लग जाती है, और इस सिचुएशन होती है फॉरेस्ट फायर्स। तीनों फॉरेस्ट फायर यहाँ पे आपको देखो पिक्चर दी गई, यहाँ पे आग लगी हुई है। ठीक है, अभी उसका पोर्शन हम लर्न करते हैं। फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड अदर फैक्टर्स कोजेज फॉरेस्ट फायर, यानी कि जो सूखी डालियों के बीच में जो घर्षण होता है ना, उसकी वजह से और दूसरे फैक्टर्स की वजह से इसमें आग लगती है जंगलों में। इट कोजेज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डैमेज टू द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। उससे क्या होता है कि हमारे जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज होते हैं, हमें वहाँ से जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वुड्स मिलते हैं, हमारे बर्ड्स एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे बर्ड्स एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ जंगलों में देखने को मिलती है, लेकिन वो एक अजूबा होता है, जो हमारी पहचान होती है। हमारी कंट्री में ये सारे बर्ड्स एनिमल्स होते हैं, इस तरीके से वो हमारी पहचान होती है, तो उनको बहुत हार्म होता है। साथ ही साथ हमें जो सारे रिसोर्सेज जो जंगलों से मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलते हैं, उसको भी हार्म होता है। ठीक है, अभी है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन। अभी भूस्खलन यानी कि लाइक बहुत बड़ी चट्टान होती है, उसका टूट जाना। ठीक है, उसका अपनी जगह से हिल जाना। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सीन है भूस्खलन का, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, अभी वो कैसे होता है वो हम देखते हैं। द स्लाइडिंग ऑफ लार्ज मास ऑफ रॉक मटेरियल स्टोर एक्सेट्रा डाउन द साइड ऑफ माउंटेन और क्लिफ इस टर्म एज अ लैंडस्लाइड। अभी जो लैंडस्लाइड होती है ना, जो बड़ी सी चट्टान होती है, जो ज़मीन के साथ तो कुछ रॉक मटेरियल्स होता है, पत्थर होते हैं, तो वो अपनी जगह से हिल जाते हैं, खिंच जाते हैं, तो वो क्रिएट करता है भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड। यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी यहाँ पे ये पूरा एक बड़ा माउंटेन है, राइट। यहाँ पे ये पूरा ऐसे होगा पहले, अभी ये इसमें भूस्खलन हुआ, उसकी लैंडस्लाइड ऐसे खिसक गई, तो उसमें जो अंडरग्राउंड वाटर होगा ना, एकदम ऐसे स्ट्रॉन्ग, ऐसे बहुत प्रेशर के साथ ये वाटर बाहर आएगा, और यहाँ पे सब देखो पानी सब जगह पे चला जाएगा। ये आप पिक्चर देख सकते हो, पानी आ गया यहाँ पे। यहाँ पे देखो भूस्खलन की स्थिति कितनी खराब हो गई है। ये भी एक नेचुरल डिज़ास्टर है, इसका कुछ डिसाइड नहीं होता है कि ये कब होने वाला है, क्या होता है। ठीक है, देखो आप, टू फैक्टर्स कोजेस लैंडस्लाइड, एक्सेसिव रेनफॉल और एंड अर्थक्वेक। अभी अर्थक्वेक और एक्सेसिव रेनफॉल, ज़्यादा बारिश की वजह से और ज़्यादा और अर्थक्वेक की वजह से भूस्खलन होता है। फॉर एग्जाम्पल इन द रेनी सीजन द रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इन कॉनकन गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू लैंडस्लाइड। अभी कॉनकन की जो रेलवे होती है ना, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है हमारे इंडिया में, तो वहाँ पे ये जो लैंडस्लाइड होती है ना, उसकी वजह से रेलवे का जो पूरा सिस्टम है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि ये लैंडस्लाइड की वजह से वहाँ पे रेलवे चलाना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वो थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। और आज हमने लर्न किया ये नेचुरल डिज़ास्टर का चैप्टर। अभी हम कंप्लीट करेंगे हमारी एक्सरसाइज, उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया है चैप्टर नंबर 5 नेचुरल डिजास्टर्स, एक्सरसाइज का हेडिंग दिया है। इसमें मेरा क्वेश्चन 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स। पहला है, कैन द डिजास्टर मेंशन इन दिस यूनिट बी कॉल्ड अ जियोग्राफिकल इवेंट्स। क्या है, भौगोलिक स्थिति है, जियोग्राफिकल इवेंट्स से
कि जो ज़मीन में चेंजेस होते हैं उसकी वजह से होता है, और उसका रीज़न लिखना है वाई। तो आंसर आएगा येस, द डिजास्टर्स मैंशन इन दिस यूनिट because the geographical events, because disaster like earthquake, tsunami and volcano occur due to the changes in the interiors of the earth, but the disaster like flood, cyclone, forest fires, drought etc occur due to the changes in the surface of the अर्थ। अभी दोनों अर्थ की सरफेस से रिलेटेड है, तो वो हुआ हमारा जियोग्राफिकल पोर्शन। इसीलिए यहाँ पे जो सारे डिजास्टर्स है ना, वो जियोग्राफिकल इवेंट्स हम उसको बोल सकते हैं। सेकंड है, हाउ कैन यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिजास्टर फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से हम ये डिजास्टर यानी कि ये मुसीबतों के बारे में या आपत्तियों के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी देखो, टीवी है हमारे पास, इंटरनेट है, रेडियो है, उसके बाद फैक्स की फैसिलिटीज़ है, उसके बाद टेलीफोन सर्विस है, उसके बाद जो डिज़ास्टर डिपार्टमेंट होता है उसका एड्रेस होता है, आप वहाँ से लेटर के फॉर्मेशन से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। लेकिन अभी टीवी और इंटरनेट के ज़माने में हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिजास्टर फ्रॉम गवर्नमेंट बाय टीवी, रेडियो, इंटरनेट एंड ऑल्सो बाय फैक्स एंड टेलीफोन सर्विस। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन अ वॉल्केनिक रीजन, हाउ। अभी वॉल्केनिक एरिया में आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे वॉल्केनो का सिचुएशन क्रिएट होती है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो वो आपके लिए किस तरीके से फ़ायदे कारक है, उसके एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, तो आंसर है कि वॉल्केनो हैव सर्टेन बेनिफिट्स टू, उसके कुछ बेनिफिट्स भी है। द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इंक्रीज ड्यू टू लावा, द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज वेरी गुड ड्यू टू फर्टाइल लैंड इन जावा एंड सुमात्रा एज इट इज़ मेड ऑफ लावा। अभी यहाँ पे लावा की मदद से हमारी ज़मीन उपजाऊ होती है और हमारा प्रोडक्शन अच्छे से अच्छा होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ही गुड होता है। द पोटेशियम रिच सॉइल फ्रॉम द वॉल्केनिक रेसिड्यूल हेल्प द फार्मर्स टू ऑब्टेन अबंडेंट क्रॉप प्रोडक्शन। अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप का हम प्रोडक्शन कर सकते हैं और अच्छे से अच्छी क्वालिटी का हम क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिससे कि ज़मीन में पोटेशियम का प्रमाण बढ़ जाता है, तो हमें ज़्यादा उसमें फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं होती है और नेचुरली वो चीज़ एकदम अच्छी होती है। द हॉट वाटर स्प्रिंग इन द एरियाज ऑफ वॉल्केनो हैव germs killing property and that cause skin disease at a lower depth from the surface of the earth. Certain minerals like mercury, tungsten, tin planting, zinc, aluminium etc can be obtained easily due to volcano. ये आंसर आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। इफ़ यू वांट टू राइट डाउन फ्रॉम टेक्स्ट बुक देन यू कैन राइट फ्रॉम पेज नंबर 25। योर फर्स्ट पैराग्राफ इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। योर फ्रेंड्स विलेज हैज़ बीन अफेक्टेड बाय फ्लड, व्हाट विल यू डू टू हेल्प हिम। अभी ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको इसका आंसर लिखना है कि अगर आपके फ्रेंड के गांव में जो होता है वो वहाँ पे फ्लड यानी कि बाढ़ आ जाती है, तो आप उसको किस तरीके से हेल्प करोगे। पहले तो आप उसको वहाँ से जल्दी से जल्द वहाँ से निकाल सकते हो तो उसको निकालना है, अदरवाइज़ वो पानी में फंसे हुए हैं तो उसको एक हाइट वाली जगह पे आपको पहुँचाना है। उसके बाद उसको खाना और वो सब उस चीज़ उसको प्रोवाइड करनी है, क्योंकि बाढ़ का पानी जो होता है वो कुछ समय तक रहता है, 2 या 3 दिन तक। जैसे पानी की जगह होती है वो फिर से वापस चला जाता है। उसके बाद बाढ़ आ जाने के बाद वो गांव में आपको मेडिसिन्स प्रोवाइड करके, क्योंकि उस समय इतना सब कुछ गंदगी फैल जाती है तो लोग बीमार हो जाते हैं, तो आपको वो हेल्थ का भी उनका केयर करना चाहिए। साथ ही साथ वहाँ पे एरिया में सब में उसको क्लीन करना चाहिए। किसी भी तरीके से आप उसको मदद कर सकते हो, वो यहाँ पे आपको 5 to 6 पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं अपने तरीके से। भी यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, विच एरियाज एक्सपीरियंसेस लैंडस्लाइड मोर फ्रिक्वेंटली वाई। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा एरिया होता है जहाँ पे लैंडस्लाइड क्रिएट होती है और क्यों। अभी हमने ऐसा लर्न किया था कि जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, अदरवाइज जहाँ पे अर्थक्वेक होता है, तो वो एरिया वहाँ पे लैंडस्लाइड की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती है। दोज एरिया विच आर सफर्स फ्रॉम एक्सेसिव रेनफॉल और एन अर्थक्वेक गेट मोर एक्सपीरियंस ऑफ लैंडस्लाइड बिकॉज ड्यू टू हैवी रेनफॉल एंड अर्थक्वेक देर आर मोर चांसेस टू अकर एंड लैंडस्लाइड। यहाँ पे 2 रीज़न थे, ज़्यादा बारिश होना और अर्थक्वेक, और उसकी वजह से लैंडस्लाइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट एफर्ट्स शुड बी मेड टू प्रिवेंट ड्राउट फैमिन फ्रॉम अकरिंग। अभी जो ड्राउट यानी कि जो सूखापन, अकाल होता है ना,
उसको हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं। टू प्रिवेंट ड्राउट फैमिन वी मस्ट हैव टू प्रोटेक्ट अवर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, यानी कि हमें हमारे ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना है, ग्रीनरीज को प्रोटेक्ट करना है। वी मस्ट हैव टू डू ट्री प्लांटिंग करना है। वी हैव टू यूज़ वाटर केयरफुली, पानी का भी हमें ज़्यादा सोच समझ के यूज़ करना है। वी हैव टू स्टॉप वेस्ट ऑफ वाटर, पानी का वेस्ट होने से हमें बचाना है। वी मस्ट हैव टू स्टोर रेन वाटर, बारिश के पानी को स्टोर करना है और उसका यूज़ करना है। उसके बाद एंड अंडरग्राउंड वाटर को भी स्टोर करना है और उसको भी आप यूज़ करना है। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे जो आप इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हो, तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स अगर आप इसको ऐड करना चाहो तो भी लिख सकते हो। ओके, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर फिलिंग द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन नंबर 2, तो वो हम बुक में ही कंप्लीट करेंगे। अभी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज नोन एज अ हाइपोसेंटर। ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज अ हाइपोसेंटर। अदरवाइज आपको यहाँ पे ऐसा पूछा है कि अर्थ की सरफेस के ऊपर है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो एपिक सेंटर। ओके, तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज गेट डिप्लेटेड ड्यू टू फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट रिसोर्सेज किस तरीके से उसको नुकसान होता है, फॉरेस्ट फायर की वजह से। ऑफन डैश स्ट्राइक्स इन कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। अभी कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया यानी कि यहाँ पे जो हमारे समुद्र के किनारे जो रहते हैं ना, तटीय क्षेत्र, तो उनको कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, साइक्लोन को, तूफान को। ड्यू टू लैंडस्लाइड डैश रेलवेज गेट फ्रिक्वेंटली ऑब्स्ट्रक्टेड। अभी कौन सी रेलवे, यहाँ पे लैंडस्लाइड की मदद से कौन सी रेलवे का जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन सर्विस होता है उसको डिस्टर्ब होता है, वो है कोंकण रेलवे। यहाँ पे प्रोजेक्ट है, प्रिपेयर अ चार्ट विद इंफॉर्मेशन एंड पिक्चर्स ऑफ एनी नेचुरल डिजास्टर्स दैट हैज अकर्ड इन द रिसेंट पार्ट। अभी आपको एक चार्ट बनाना है जो नेचुरल डिजास्टर जो हुआ है, जो कुदरती आपत्ति आई है अभी लास्ट में, जो पास्ट में जो आई है उसके बारे में। अभी यहाँ पे आपको चार्ट तो नहीं बनाना है, लेकिन आई होप कि आप ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, उसके बारे में जानो सिर्फ, ठीक है। और अगर ये सारी चीज़ें होती है तो हम लोगों को किस तरीके से मदद कर सकते हैं ना, वो आप जानो, ठीक है। आपको ये चार्ट नहीं बनाना है, लेकिन आप इंटरनेट की मदद से, टीवी की मदद से, न्यूज़ की मदद से इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको देखना है और समझना है, ठीक है। आज हमने चैप्टर फिनिश किया नेचुरल डिजास्टर। ओके, आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, एक्सरसाइज भी फिनिश कर लेनी है। वंदे मातरम।